हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड एज यू गाइस नो कि हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 13 to क्वेश्चन नंबर 24, राइट। सो let's get started, okay? Here we have question number 13 जो क्या कह रहा है, pressure is determined as force per unit area of the surface। ये बात हमें पता है, राइट, कि आप प्रेशर को कैसे बताते हो, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात भी हमें हमारे जूनियर क्लासेस से ऑलरेडी पता है। If mass of air at sea level is 1034 grams per centimeter square, calculate the pressure in pascals। यानी कि बेटा जो हमें आंसर बताना है वो हमें SI यूनिट्स में बताना है, राइट। The answer must be in the SI units, ठीक है। Now हमें बताना क्या है, हमें बताना है मैम प्रेशर। सो हमें पता भी है और क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है कि मैम प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। कि यार जब आपने फोर्स को न्यूटन में लिया, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिया, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको हम फर्दर यार कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट। तो इसको इनफैक्ट हम एग्जैक्टली वर्ड्स में लिखते हैं, से मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड ओवर एरिया, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ हमें क्योंकि ये प्रेशर जो है वो SI यूनिट्स में निकालना है, एक काम करते हैं ना कि सारी ही चीज़ें, मास भी, एक्सेलरेशन कौन सी की बात होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एरिया, तीनों ही चीज़ों को अगर हम ऑलरेडी इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में अगर हम SI यूनिट्स में ही रखें तो ऑटोमेटिकली यार जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, SI यूनिट्स में ही आएगा। तो बच्चे मास की SI यूनिट बच्चे क्या होती है, इट्स किलोग्राम्स, राइट, kg। अब देखो हमें क्या डेटा गिवन है, हमें गिवन है डेटा कि बेटा 1034 ग्राम ऑफ एयर जो है वो कितने एरिया में प्रेजेंट है, ऑफ एयर इज present in the area of 1 centimeter square, right, in the area of 1 centimeter square। तो देखो यार, ठीक है, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो एयर का मास है वो कितना है, 1034 ग्राम्स प्रेजेंट है। अभी देखो हमें यहाँ से मास पता चल गया, यस मैम पता चल गया, ठीक है। तो चलो लाइन से ना सारी चीज़ें लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन के लिए, इस फॉर्मूले के लिए मास की, ठीक है। मास की बेटा SI यूनिट्स क्या होती हैं मैम, आप बोलोगे किलोग्राम्स, राइट, kg। हमें मास किस में गिवन है, ग्राम्स में। हमें ग्राम्स में मास कितना गिवन है, 1034 ग्राम्स, ठीक है। अगर मुझे ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 1034 बाय 1000, ये आ गया मास kg में। तो आप इसको बोल सकते हो, अगर डेसिमल में आप कह सकते हो 1.034 किलोग्राम्स, ठीक है भाई।
कितना आ गया 1.034 किलोग्राम्स। तो हमारे पास मास आ गया एसआई यूनिट्स में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल जी, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हमें पता है यार कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ अभी तक किसमें चल रहा है, एसआई यूनिट में चल रहा है। जी की वैल्यू भी पता चल गई एसआई यूनिट्स में। नाउ कम्स एरिया। एरिया यार हमें कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया विच इज गिवन टू अस दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसका क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अब हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखो यार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। जब आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो उससे 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट फिर से यहाँ पे हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ये वैल्यू भी मीटर में है, ये वैल्यू भी मीटर में है। तो बच्चे कितना आ गया, 1/10⁴ लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 1/10⁴ मीटर, मीटर स्क्वायर है ना। एरिया की बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, या फिर मैं इसको सिंपली बोल सकती हूँ 10⁻⁻, चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी अब हमारे पास आ गया किसमें, एसआई यूनिट्स में। सारे वैल्यूज ये उठा के यहाँ पे डाल दो, ऑटोमेटिकली जो वैल्यू अब हमारे प्रेशर की आएगी वो एसआई यूनिट्स यानी कि पास्कल्स में आएगी, ठीक है भाई। चलो कहो तो डाल देते हैं सारे वैल्यूज उठा के। मास कितना है 1.034, दिस इज 1.034 kg into acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ दैट इज 1/10⁻⁴। इसको अगर आपको सो बेसिकली दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। जब आप इसको एरिया को यहाँ पे 10⁻⁻⁴ बेटा अपॉन में आएगा, है ना, तो वो ऊपर जाके वापस से सिर्फ 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट। दिस विल बी 10⁻⁴, सही है। या अगर कंफ्यूजन ताकि तुमको ना हो, इसको चलो ऐसे ही लिख लो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जाके अभी +4 हो जाएगा। जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, ये देखो तुम्हारी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 10.13 इंटू 10⁻⁴, राइट। जो ये है 1.034 इंटू 9.8, ये तुम्हारा 10.1 के आसपास निकल के आएगा, और ये 10⁻⁴ एज इट इज, ठीक है। तो ये आंसर ऑलरेडी बच्चे किस में निकलेगा, हमारा पास्कल्स में निकलेगा, ठीक है भाई, ऐसा यूनिट। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट कोई परेशानी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मैम हमें पता है दिस इज केजी विच इज किलोग्राम्स। हाउ इज इट डिफाइंड? तो बच्चे हमारे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे एक आपके पास सिलेंडर है विच इज़ ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम, ठीक है। एंड उससे पता चलता है कि दिस इज़ 1 kg, ठीक है। वहाँ से हम सबको पता चलता है कि दिस मास इज़ 1 kg। वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद द मल्टीपल्स, ओके। माइक्रो, बेटा माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻�6। डेका कितना होता है, डेका इज सिंपली 10, ठीक है। मेगा कितना होता है 10⁻⁶। गीगा होता है 10⁻⁹, और फेम्टो होता है 10⁻⁻15। सही है। तो ये आपको वैसे ही बता दिया, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कुछ आपको लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, बताया गया है, ठीक है भाई। यू कैन सी हियर सब एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। एग्जैक्टली ये आपका सोल्यूशन, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स?
तो यार किसी वैल्यू पर्टिकुलरली अगर बात की जाए किसी मेजरमेंट के बारे में, तो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। दैट इज बेसिकली योर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो वैल्यूज में सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उस वैल्यू में जितने नंबर्स सिग्निफिकेंट है, इसके कुछ रूल्स हैं अलग, वो आप लेक्चर में जाके देख सकते हो कि क्या क्या है, सही है। जल्दी से इसको पढ़ लो, ठीक है। दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm, यानी कि 15 parts per million, okay? So we have to tell the percent by mass and molality of the chloroform, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें बतानी है। नाउ सबसे पहली बात क्या आती है कि 15 ppm का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन क्यों है, चलो कोई नहीं, ऑलराइट। इसको हम क्या करते हैं, जस्ट गिव मी 1 minute, just give me 1 minute, let me introduce a new background, cool, ठीक है, alright। So, what do we know? Let's discuss it here. Now we know कि यार 15 ppm हमें already given है, right? We have been given 15 ppm. इसका क्या मतलब होता है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अगर मेरे पूरे सॉल्यूशन को मैं 1 मिलियन पार्ट्स में ना डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 10⁻⁶ पार्ट्स में मैंने अपने सोल्यूशन को डिवाइड कर दिया, तो उसमें से 15 पार्ट्स जो हैं वो क्लोरोफॉर्म के हैं। 15 पार्ट्स पर मिलियन, दोज आर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई। ये तो मतलब हो गया 15 ppm का ना। हमें बताना है परसेंट बाय मास, वी हैव टू टेल द परसेंट बाय मास। बच्चे कैसे निकालते हो आप परसेंट बाय मास, आप बोलोगे मैम मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, आप क्या बोलते हो, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय पार्ट्स पर मिलियन की सॉरी यहाँ पे हम परसेंट बाय मास की बात करें, परसेंट की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो सपोज ऐसा ही कर लेते हैं कि यार जो हमारा पूरा सोल्यूशन है वो 10⁻⁶ ग्राम्स का है, ठीक है। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया कितना, 10⁻⁶। मास ऑफ सॉल्यूट हमें बताया गया है 15, है ना, 15 ppm के 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में से 15 ग्राम्स जो है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो बच्चे ये आ गया कितना, 15, और यहाँ पे 100 यानी कि 10⁻²। तो बेटा इसकी मास परसेंट कितनी आ गई, 15 × 10⁻, बताइए, -4, राइट। आप बोल सकते हो 15 × 10⁻⁻4%, 15 × 10⁻⁻4, ये 2 - 6 कर दिया बेसिकली, ठीक है बच्चे। या फिर अगर 1.5 आप उसको कर दोगे तो देन द पावर विल बिकम -3। सो हियर इट इज 1.5 × 10⁻⁻3%, सेम थिंग, सही है। नाउ डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, ठीक है। हमें बतानी है मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप एक्सप्रेस करते हो स्मॉल m से, राइट। और कैसे बताते हो कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या है, मोलैलिटी है। तो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs, ये है इसका बेसिक मतलब। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकती हूँ? सॉल्यूट यहाँ पे हमारा कौन है बेटा, क्लोरोफॉर्म। यस, आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, मतलब जो भी इतने मोल्स का मास होगा
डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार गिवन मास 15 ग्राम्स, अगर मैं 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन को कंसिडर करूं तो, ठीक है। सो आई कैन से दिस विल बी गिवन मास इज 15 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3। बेटा कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, Cl3, एक Cl का होता है 35.5, सो Cl3 विल बी 35.5 इंटू 3, यहाँ पे होगा कहीं मुझे लगता है, फॉर श्योर यस। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे दिस विल कम आउट टू बी 119.5, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 119.5, सही है। ये निकल गए नंबर ऑफ मोल्स, सही है, सीधे सीधे हमने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बच्चे जो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो आपके पास आ जाएगा क्या, वेट मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अभी देखो यार एक चीज़ देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी पता है यार कितना है, अगर मैं ग्राम्स में बात करूँ तो 10⁻⁶ ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना है, 15 ग्राम्स, है ना, गिवन डेटा के हिसाब से। तो जो मेरा W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो निकल के आएगा, आप बोलोगे कि मैम W1 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁶ माइनस 15 ग्राम्स, ठीक है। अब तुम 1 मिलियन में से, जिस तुम्हारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए तुम इस वैल्यू में से, इतनी बड़ी वैल्यू में से 15 माइनस करोगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, क्या इवेंचुअली फ़र्क पड़ेगा, नहीं। दिस वैल्यू आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ ही ले सकते हो ग्राम्स, ठीक है। मुझे ये वैल्यू चाहिए केजीज में, है ना। 1 किलोग्राम में 100, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, सही है। तो यहाँ पे मुझे फिर से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 10⁻3। तो ये कितना आ गया यार, 10⁻3 kg आ गया ना, यानी कि 1000 किलो आ गया ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली ले रही हूँ उसको 10⁻3, ठीक है, जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन ईजियर। आप इसको यहाँ चुपचाप से 10 let me change the color, so this value will become 10⁻3 kg, और जो ये आपने लिए हैं ये आ गए मोल्स, सही है। तो आप आराम से उसको कैलकुलेट करोगे तो देखना आपके पास ये मोलालिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना कैसे है। आई डोंट थिंक किसी प्रकार की कोई परेशानी होनी चाहिए। जल्दी से इसको देखिए, फिर हम चलते हैं आगे। Let's move ahead and let's talk about question number 18. Express the following in the scientific notation. ठीक है, तो ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है यार। साइंटिफिक नोटेशन में बच्चे आप कैसे बताते हो, यू से यू हैव टू एक्सप्रेस समथिंग इन द फॉर्म A पॉइंट B C D, है ना, कि जो आपका डेसिमल है वो उससे पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। सो A पॉइंट B C D उसके आगे जितने भी वैल्यूज़ हैं इंटू 10⁻n, जो भी यहाँ पे आपको उसको 10⁻ समथिंग में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वैल्यू इज 0.0048। सबसे पहली बात, अगर आपको ऑप्शंस यहाँ गिवन होते तो आप 10⁻, यहाँ पे माइनस आएगी या प्लस आएगी, आपको यही सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। देखो अगर मैं बात करूँ 10⁻² की, इसका क्या मतलब है 100, राइट, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है, 10⁻² इज 100। लेकिन अगर मैं 10⁻⁻² की बात करूँ, इट इज़ 0.01, राइट, इट इज़ 0.01। तो जो भी वैल्यू है डेसिमल पॉइंट में हमेशा उसमें 10⁻ समथिंग नेगेटिव आएगा, बाकी तो सिर्फ आपको काउंट करना है, गिनना है, ठीक है। तो पहले इन सब में देख के बताते हैं कि
जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। तो पहले में यार कैसी आएगी, पहले में नेगेटिव आएगी, है ना, माइनस में आएगी। दूसरे में बड़ी वैल्यू है, डेसिमल में नहीं है, पॉजिटिव में आएगी, इसमें भी पॉजिटिव में आएगी, इसमें भी पॉजिटिव में आएगी, इसमें भी पॉजिटिव में आएगी, लाइक दैट। ठीक है, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यार जो 10 की पावर है वो माइनस में जाएगी या प्लस में जाएगी। आई डोंट नो व्हाई students have this confusion. I have seen students like trapped in this sort of confusion. Okay, तो चलो अभी डिस्कस करते हैं 0.0048। ठीक है, तो यार मैं चाहती हूँ कि ये डेसिमल जो यहाँ पे है वो खिसक के ना यहाँ पे आ जाए, है ना, तभी तो A.B समथिंग बनेगा, राइट। तो देखो कितना मेरे को खिसकना पड़ेगा, 1 2 3, है ना, 3 तक, 3 पीछे जाना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट एज 4.8 इंटू 10⁻⁻3। आप ऐसे लिखोगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है भाई, चलिए 234,000। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा डेसिमल जो है ना वो यहाँ पे आए। कहाँ पे आए डेसिमल, वेट, डेसिमल यहाँ पे आए, है ना। तो मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, लेट्स सी, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2.34 इंटू 10⁻5। आई कैन राइट इट एज 2.34 इंटू 10⁻5। सही है। नेक्स्ट देखो 8008। अगेन मैं क्या चाहती हूँ इसके हिसाब से कि डेसिमल बच्चे कहाँ पे आए, डेसिमल आना चाहिए मैम यहाँ पे। सही है, तो मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, लेट्स सी, 1 2 3। तो हाउ विल आई राइट, आई विल राइट 8.008 8.008 इंटू 10⁻3। क्लियर है। आगे देखिए 500.0, इसको कैसे लिखेंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि यार जो ये वाला डेसिमल है वो खिसक के यहाँ पे आ जाए, पीछे की साइड, है ना, वो डेसिमल पीछे की साइड आ जाए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, आई कैन राइट इट एज 5. बेटा साइंटिफिक नोटेशन, ऑलरेडी आपको जो ये 0 गिवन है आप इसको कंसिडर करोगे, ये सिग्निफिकेंट 0 है। सो 5.000 इंटू 10⁻²। प्रीटी ऑब्वियस ना, देखो जब ये 2 बार आगे खिसकेगा तो यहाँ पे आएगा, तो अगेन वो वापस से बन जाएगा 500.0। सही है। लास्ट देखो 6.012। तो यार ये ऑलरेडी एक ठीक फॉर्म में है, तो आप इसमें 10⁻क्या लिखोगे, 0 लिख दो यार। 6.0012 इंटू 10⁻0, राइट, दिस इज 0। क्यों, 10⁻0 और एनीथिंग ⁻0 इज 1, राइट, 10⁻0 इज 1। सही, आप किसी भी नंबर को 1 से इवेंचुअली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो वही नंबर रहेगा। क्लियर है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सही, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बच्चे रूल्स क्या क्या होते हैं, कोई भी डिजिट अगर 0 नहीं है तो वो फॉर श्योर सिग्निफिकेंट है ना, दैट इज सिग्निफिकेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, जीरोस का सबसे बड़ा पंगा होता है, राइट, कि 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो सेकेंडली आप बोल सकते हो कि अगर 0 आ रहा है किन्हीं दो, 0 अगर आ रहा है किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, 3 2, ये 0 आ रहा है 6 8 के बीच में, तो यार ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अगर आप बात करो ट्रेलिंग जीरोस के बारे में, जो जीरोस एंड में आते हैं, राइट, ओनली ट्रेलिंग जीरोस आर इम्पॉर्टेंट आफ्टर द डेसिमल पोर्शन। ट्रेलिंग जीरोस, फाइनल जीरोस, जो जीरोस एंड में आ रहे हैं वो कब सिग्निफिकेंट होते हैं, हमेशा जब वो डेसिमल पोर्शन के बाद में आते हैं। डेसिमल से पहले वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
0.0025। बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? सिर्फ और सिर्फ दो, ये दोनों, ठीक है। देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 208, 2 सिग्निफिकेंट, 0 सिग्निफिकेंट, 8 सिग्निफिकेंट। 0 यहाँ क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। 5005, फिर से वही सीन बेटा, चारों डिजिट्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो दोनों जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। 126,000। अब आप बोलोगे मैम क्या ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये एंडिंग जीरोस हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बोली थी ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली आफ्टर द डेसिमल पोर्शन। क्या यहाँ पे कोई डेसिमल पोर्शन है? नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ 126, ये हुए कौन? सिग्निफिकेंट। क्या आ गया? 3 आ गया। 500.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताइए जी, इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एज आई हैव टोल्ड यू कि बेटा जो ये वाला ज़ीरो है, जो ये यहाँ पे ट्रेलिंग ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, राइट, दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए हैं? 4। सही है। आगे बढ़ते हैं। 2.0034, देखो यार इसमें भी यही सीन है, डेसिमल के बाद भी आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है जीरोस, तो यानी कि सभी डिजिट्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। 1 2 3 4 5, 5 क्लियर है? आई बिलीव सो। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। हमें इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ओके, 34.216, इसमें ओरिजिनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरो हैं। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें इसको करना है कहाँ तक? राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो यार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लाइन के बाद आ रहा है 1, राइट। 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो आप इसको एज इट इज बोल सकते हो कि यार ये राउंड ऑफ हो गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट विल बी 34.2। सही है। आगे देखिए 10.4107, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सभी सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें कहाँ तक चाहिए? अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 10.4, राइट। अगेन लाइन के बाद फिर से आ रहा है 1 है 5 से छोटा, तो कोई चेंज नहीं होगा। आप इसको बोलोगे कि मैम ये राउंड ऑफ होके कितना आ जाएगा? 10.4। सही है। आगे देखते हैं 0.04597, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओरिजिनली? सिर्फ और सिर्फ 4, 4597, ठीक है। 4 5 9 और 7 ये हैं हमारे, सॉरी 0.04597, 1 2 3 4 5 ये पांचों सिग्निफिकेंट है ना। 0 डेसिमल पोर्शन के बाद आ रहा है तो मतलब कि सिग्निफिकेंट है। तो इसको अगर आप 3 तक करने की कोशिश करोगे ये आएगा, ठीक है। अब लाइन के बाद आ रहा है 9 5 से बड़ा है, तो आप लाइन से पीछे वाली डिजिट को +1 कर दोगे, सो इट विल बी 0.046। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे इट विल बी 0.046, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2808। अब देखो यार यहाँ पे कोई डेसिमल पोर्शन नहीं, डेसिमल नहीं है, चारों ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो यार ये हम कह सकते हैं लाइन के बाद वाली जो डिजिट है वो 8 है, यानी कि वो 5 से बड़ी है, यानी कि जो लाइन से पीछे वाली है उसको हम +1 कर देंगे। 281 हो गया ये, राइट। क्योंकि यहाँ डेसिमल पोर्शन नहीं था इसलिए यहाँ पे अभी 0 भी आएगा, 2810, ठीक है। ये आएगा राउंड ऑफ होके। जल्दी से इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 नाउ।
तो यहाँ पे यार हमें एक डेटा गिवन है, when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, 14 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, ओके दिस इज द डेटा। तो यार इसको देखते ही, वैसे तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं, है ना, कोई एलिमेंट्स, तो कौन सी लॉ पिक्चर में आती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, राइट। तो चलो इसको यार ज़रा फिक्स करके देख लेते हैं, डेटा को से 28 ग्राम्स ले लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ग्राम ऑक्सीजन आप क्या बोल सकते हो कि 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। हम फिक्स कर लेते हैं मास नाइट्रोजन का, ठीक है। अगेन इसको आपने फिर से कर लिया 28 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स, ठीक है। तो यार देखो 28 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम और 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए, 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करिए, फिर से 32, देखो ये और ये अब सेम हो गए, है ना, ये और ये सेम हो गए, और 80 ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर रही है। 32, 64 एंड 80 आ गया ना होल नंबर रेशियो, है ना। जब आपने एक के मास को फिक्स कर दिया तो दूसरे का मास जो है वो आ गया ना सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो यार देखो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड हियर, आप बोलोगे मैम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस जो यही कहती है कि अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है इट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट, विद वन अनदर। सो दिस इज द थिंग। जल्दी से यार आप इसको पढ़िए, बता दिया है आपको कि क्या है कैसे है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक आपको होनी चाहिए, सही है। चलिए ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर ए। अभी हमें डिस्कस करना है पार्ट नंबर बी, ठीक है, जिसमें हमें बेसिक कन्वर्जन्स बताने हैं। इसमें आपको यार पहली बात कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर होती है तो बैठो सारी चीज़ें बैठ के कुछ याद करो, है ना, कि कितने एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, जो आप बचपन में एक्चुअली पढ़ चुके हो, सही है। और इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आई हैव अ वे फॉर यू, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मज़ेदार है। इसमें आपने क्या करना है कि यार आपको सिर्फ याद होना चाहिए किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। ग्राम की जगह यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, सही। सो इट विल बिकम किलोग्राम, किलोमीटर, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट। अभी आपको क्या करना है, पहले कॉलम से शुरू करेंगे 1 0 0 0 0 0 0, काम खत्म। नेक्स्ट को जो आपको शुरू करना है वो अगले वाले पे 1 लिखना है और आगे 0 0 0 0 0, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट पे 1 0 0 0 0, उससे नेक्स्ट 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 1 एंड 0। ये आपका एक टेबल रेडी हो गया है। आप देख रहे हो ये मेरे को मेरी मम्मा ने सिखाया था जब मैं छोटी थी बचपन में, ठीक है। तो दिस इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। नाउ अभी देखो, नाउ इफ यू वांट टू नो कि 1 किलोग्राम में, सपोज अगर हम किलोग्राम्स लेके चल रहे हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स है, तो आप देख रहे हो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, ये देखो 1000 है ना, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स हैं 1000। 1 किलोग्राम्स में अगर मुझे फाइंड आउट करने की कितने मिलीग्राम्स है, तो देखो ये आ गया 1 और उसके आगे 6 0, 10⁶ मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, देख रहे हो ये आ रखा है ना 10, ठीक है। या आपको पता करना है
कि एक ग्राम में कितने मिलीग्राम्स हैं, 1000, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे कन्वर्जन्स बहुत इजी हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो आई फील इट्स अ गुड थिंग एंड ये आपको आई थिंक बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, जस्ट नोट इट डाउन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन्स। अभी देखो यार, 1 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल। तो यार आपको पता है वैसे तो कि मैम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, सही है। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देखो वापस से आपको समझाने के लिए, अगर मुझे पता करना है 1 मीटर में, ग्राम की जगह मीटर हमने ले लिया, बेसिक यूनिट। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं मैम? 1000, राइट, सॉरी, राइट। 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही है। तो चलो इसको ज़रा फिल करना शुरू कर सकते हैं। वी कैन से मैम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब यार 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? बेटा आप बोलोगे 10⁻6 मिलीमीटर होंगे, 10⁻6 मिलीमीटर होंगे। अब आपको इस 10⁻6 मिलीमीटर को पीकोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चे? अब आपको पीकोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यार यू ऑलरेडी नो कि यार 1 पीकोमीटर, लेट्स चेंज द कलर, दूसरा लेते हैं। सो नाउ यू नो व्हाट, कि बेटा 1 पीकोमीटर में इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर्स है, राइट। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर्स है। 1 मीटर में 10⁻12 है ना। तो 10⁻³ मीटर में कितने होंगे? बोलो बोलो, देख रहे हो, इसीलिए हमने मीटर्स में निकालना बहुत ज़रूरी था, है ना। 1 मीटर में 10⁻12 है, तो 10⁻³ में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जब आप इसको करोगे, 10⁻, वेट, आप इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन से इट विल बी 10⁻³ मीटर इंटू 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? 10⁻12। तो आप इसको बोल सकते हो 10⁻15 पिकोमीटर, सही है। देख रहे हो, यहाँ पे स्पेशली जो जो यूनिट्स हमने लिखे हुए हैं उसको कंसिडर मत करना, ठीक है। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किलोमीटर को पहले मीटर में किया, फिर मीटर से मिलीमीटर में किया, फिर हमने इसी मीटर से देखा कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर्स होते हैं। हमारे पास कितने मीटर हैं? 1000, तो 1000 में कितने पिकोमीटर्स होंगे? 10⁻15 पिकोमीटर्स होंगे, सही है। 1 मिलीग्राम को देखो अब हमें केजी में कन्वर्ट करना है। चलो अब उल्टी हेल्प लेते हैं इस टेबल की। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम्स हैं? तो यार देखो सबसे ऊपर वाला फॉलो हो रहा है, राइट, सबसे ऊपर वाला हम फॉलो कर रहे हैं। 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम्स है ना। आपने यहाँ से क्या निकाला? आप बोल सकते हो कि मैम 1 किलोग्राम में हमने देखा 10⁻6 मिलीग्राम्स हैं, तो 1 मिलीग्राम में कितने केजीज होंगे? 10⁻⁻6 केजीज हो जाएंगे। ये देखो आपका आंसर वैसे ही निकल गया, यहाँ पे आपका आंसर वैसे ही निकल गया, ठीक है। और अभी आपको इसको चेंज करना है नैनोग्राम्स में, तो इसके लिए यार इजी क्या है कि आप पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, फिर ग्राम से नैनोग्राम में चले जाओ, सही है। वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, वो टेबल से नहीं होगा, ठीक है जी। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स है? देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं,
सही है। हमने क्या देखा कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में कितने हो गए? 10⁻³ ग्राम्स हो गए ना। हम इसको क्या बोल सकते हैं? 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, जो हम अपनी मर्जी से चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, ग्राम्स को फिर हमने केजीज में कर दिया। अभी हमें इस ग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, अभी हमें इस ग्राम को नैनोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। बेटा कैसे करोगे? कैसे करोगे? यू नो दैट 1 नैनो कितना होता है? नैनो होता है 10⁻⁻⁹, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? दैट 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम्स, है ना। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि 1 ग्राम में 10⁻⁹ नैनोग्राम्स है, राइट। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम्स। 1 ग्राम में इतने हैं, हमारे पास कितने ग्राम है? 10⁻⁻3। तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻⁶। तो आई कैन से 10⁻⁻3 क्या चीज़ थी? हमारी ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, क्योंकि हमें नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ नैनोग्राम्स। आ गया हमारा जवाब। 1 लीटर में, 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। चलो जी, चार्ट की हेल्प लेते हैं। 1 लीटर को मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि बेटा आप कह रहे हो 1 लीटर में, वेट, हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर में हमें पता चला 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे? 10⁻⁻³ लीटर्स होंगे ना, 10⁻⁻³ लीटर्स। क्लियर है? आई बिलीव सो, यस। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, ये है डीएम क्यूब। डीएम क्यूब होता है बेटा डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम वाली टर्म्स चल रही हैं। डेसीमीटर क्यूब, यू मस्ट बी नोइंग दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो 10⁻⁻3 यहाँ 10⁻, लेट्स चेंज द कलर, सो इट विल बी 10⁻⁻3। क्लियर है? जल्दी से इसको देखिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, वी विल सॉर्ट इट आउट। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, which is question number 22. If the speed of light is 3 into 10⁸ meters per second, हमें पता है, calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds. Okay, यूनिट्स का सिर्फ खेल है, हमें क्या बताना है यार? डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है मैम? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें ऑलरेडी कितनी गिवन है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमें गिवन है 2 नैनोसेकेंड्स। हमें इस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो नैनो क्या होता है बेटा? 10⁻⁻9 है ना, राइट। हम क्या बोल सकते हैं? दैट 1 नैनोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 नैनोसेकेंड कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻9, 2 × 10⁻⁻9। ये किस में आ गया? सेकेंड्स में आ गया। खत्म। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। 3 × 2 6 × 10⁻⁻1 आ गया ये, तो यानी कि 0.6 मीटर। सब कुछ आपने SI यूनिट्स में लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। सही है, टाइम को आपने सेकेंड्स में लिया, स्पीड आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ली। सही है, तो जो आपका आंसर है वो किस में आया? मीटर्स में आया। सही है, मीटर पर सेकेंड। माय बैड, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज राइट, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपने मीटर्स पर सेकेंड में लिया, टाइम आपने सेकेंड्स में लिया। क्लियर है? आई बिलीव सो। एग्जैक्टली वही
कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ गिवन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, जिसमें हमें ये रिएक्शन गिवन है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। A प्लस B2 गिव्स यू AB2, यानी कि जब एक मोल B2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मोल कंपाउंड बनाता है AB2। ठीक, बहुत सिंपल है। हमें बताना है कि इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अच्छा देखो यार, जितने एटम, देखो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक एटम A का जब एक मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्ट करता है तो कंप्लीट रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगर मेरे पास 300 एटम्स हैं A के, तो मुझे उसके साथ 300 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए B2 के, पर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 200 मॉलिक्यूल्स हैं। सो विच इज माई लिमिटिंग रिएजेंट, B इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर, क्योंकि वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये और प्रेजेंट होता तो हमारा रिएक्शन हो सकता था, लेकिन B जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसके वजह से ना हमारा रिएक्शन रुक गया। ठीक है भाई, चलो 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। अच्छा जी बेटा, एक मोल A का एक मोल B2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 मोल ऑफ B जो है 3 ही मोल A के साथ रिएक्ट करेगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन हमारे पास तो 2 ही मोल हैं A के, तो कौन हो गया आपकी बार लिमिटिंग रिएजेंट, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 100 एटम A के 100 मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्ट करेंगे, सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। बेटा बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक मोल A का होना चाहिए, एक ही मोल B का होना चाहिए, है ना। मतलब जितने मोल्स A के हैं उतने ही मोल्स B के प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। किसके मोल्स यहाँ पे कम है, मैम B के मोल्स यहाँ कम है, जो कम है वो बेचारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो B इज लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B। मैम पूरा रिएक्शन करने के लिए 5 मोल अगर B के प्रेजेंट हैं तो 5 ही मोल A के भी प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 मोल प्रेजेंट है। तो कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, मैम A हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसने हमारे रिएक्शन को रोक दिया, लिमिट कर दिया। सही है, चलिए आई थिंक देर इज नो डाउट। ठीक है भाई, देर इज नो डाउट, कूल। ये एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बार बार दे रही हूँ। ठीक है जी, देखो भाई इसमें कोई डाउट है क्या, आई बिलीव नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 24. Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to this reaction. Okay. क्या ये रिएक्शन ठीक है, क्या हमें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? नो, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है ऐसे रिएक्शंस में जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो। तो हमें यार कैसे काम करना है, वी विल वर्क एज N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, है ना। जब 1 मोल नाइट्रोजन गैस का 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके मुझे 2 मोल अमोनिया गैस मिलेगी। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर मेरे पास 2000 ग्राम, है ना, 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन है और 1000 ग्राम हाइड्रोजन है। ओके, चलो लिख लेते हैं यार इसको। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, वी हैव 2000 ग्राम्स नाइट्रोजन एंड 1000 ग्राम्स हाइड्रोजन। सही है, हमें बताना है कि कितने ग्राम
अमोनिया इससे प्रेजेंट होगा। तो यार हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है या कोई हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो हमारा पूरा रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगा, राइट। चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। चलो, क्या हम कभी भी मास के हिसाब से चेक करते हैं चीज़ों को? नहीं। हम किसके हिसाब से चेक करते हैं यार? हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकती हूँ, हाँ कि ना। गिवन मास 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा यार? 28। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। H2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500 मोल्स, राइट। सीधे सीधे 500 मोल्स। 2000 डिवाइडेड बाय 28, 2000 डिवाइडेड बाय 28, दिस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 71.42 मोल्स। बच्चे ये वैल्यू कितनी आ गई है? 71.42 मोल्स, ठीक है। और इसके हैं 500 मोल्स, ठीक है। तो यार फॉर द कंप्लीट रिएक्शन 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अगर 3 मोल हाइड्रोजन लग रही है तो 71.42 मोल्स के लिए 71.42 इंटू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी सफिशिएंट, है ना। क्योंकि उसके बाद तो नाइट्रोजन खत्म हो गया, नाइट्रोजन बचा ही नहीं। तो यहाँ से यार मुझे पता चल जाता है पहली चीज कि जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये बात हमें पता चल जाती है। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, क्योंकि वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 71.42 इंटू 3 moles of H2 required for complete reaction, for complete reaction, सही है। और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रो H2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, है ना, कि H2 इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। H2 ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब पूरा रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगा? नाइट्रोजन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जब 1 मोल नाइट्रोजन हमारे पास था, राइट, तब वो 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहा था। अब मेरे पास इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो वो कितने मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेगा बच्चे? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। कितने मोल्स बच्चे रिक्वायर्ड होंगे? इसके डबल, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ 2000 डिवाइडेड बाय 28 और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इतने मोल्स NH3 के प्रोड्यूस होंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल सकती हूँ? वेट निकाल सकती हूँ ना, जो मुझे बताना है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। सो दिस विल बी W। इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है यार NH3 का, 14 + 3 17, राइट, दिस इज 17। तो ये 17 जो है यार वो डिनोमिनेटर में आएगा, सही है। इस डिनोमिनेटर को अगर हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 17। तो देखो ये जब तुम इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास वेट आ जाएगा किसका? वी विल हैव द वेट फॉर अमोनिया, सही है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी आपको है, सही है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, वेट निकल गया। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस। कौन? क्या कोई एक्सेस रिएजेंट था? H2 था हमारा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो कुछ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगी। इफ यस, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? निकाल लो यार, कितना बचेगा? क्लियर है, हाइड्रोजन बचेगा
सॉरी माय बैड। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बचेगा। टोटल थे यार हमारे पास 500 मोल्स, राइट, और लगे कितने 71.42 इंटू 3 मोल्स, इतने ही कंज्यूम हुए। तो 500 माइनस दिस, इतने मोल्स हाइड्रोजन के बच गए। दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए सब कुछ गिवन है कि आपको कैसे निकालना है। आई डोंट थिंक इससे आगे कोई डाउट, कोई परेशानी है। सही है, जल्दी से देखिए। I believe it's clear, and that is it for the day. I'll see you in the next session. Till then, bye bye and happy learning.